साहित्य सरिता में मैं डॉक्टर बबीता जायसवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आइए जैनेन्द्र कुमार की मनोवैज्ञानिक कहानी पाजेब का मूल पाठ आगे बढ़ाते हैं और कहानी के इस अगले भाग से अंतिम भाग तक की यात्रा तय करते हैं। जब आशुतोष ने पिता के बार बार कहने पर यह बात मान ली कि हाँ उसने पाजेब छुन्नू को दी है, उसके बाद उसके पिता की मनस्थिति कैसी होती है, वहां से हम इसे शुरुआत करते हैं। मैंने अत्यंत हर्ष के साथ दोनों बाहों में लेकर उसे उठा लिया। कहा कि ऐसे ही बोल दिया करते हैं अच्छे बच्चे। आशु हमारा राजा बेटा है। गर्व के भाव से उसे गोद में लिए लिए मैं उसकी माँ के पास चला गया। उल्लासपूर्वक बोला कि देखो हमारे बेटे ने सच कबूल कर लिया है, पाजेब उसने छुन्नू को दी है। सुनकर माँ खुश हो गई। उसने उसे चूमा, बहुत शाबाशी दी और उसकी बलैया लेने लगी। आशुतोष भी मुस्कुराया, अगरचे एक उदासी उसके चेहरे पर मौजूद थी। उसके बाद अलग ले जाकर मैंने उसे बड़े प्रेम से पूछा कि पाजेब छुन्नू के पास है ना, जाओ मांग ला सकते हो उससे। आशुतोष मेरी ओर देखता हुआ बैठा रहा। मैंने कहा कि जाओ बेटे, ले आओ। उसने जवाब में मुंह ही नहीं खुला। मैंने आग्रह किया तो बोला कि छुन्नू के पास नहीं हुई तो वह कहां से देगा। मैंने कहा जिसको उसने दी होगी उसका नाम बता देगा। सुनकर वह चुप हो गया। मेरे बार बार कहने पर वह यही कहता रहा कि पाजेब छुन्नू के पास ना हुई तो वह देगा कहां से। अंत में हारकर मैंने कहा कि वह कहीं तो होगी। अच्छा तुमने कहां से उठाई थी। कहता है पड़ी मिली थी। और फिर नीचे जाकर वह तुमने छुन्नू को दिखाई। हाँ। कहाँ बेचने को कहा। कहा मिठाई लाएंगे। अच्छा पतंग को कहा। हाँ। सो पाजेब छुन्नू के पास रह गई। हाँ। तो उसी के पास होनी चाहिए ना, या पतंग वाले के पास होगी। जाओ बेटा उससे ले आओ, कहना हमारे बाबूजी तुम्हें इनाम देंगे। वह जाना नहीं चाहता था। उसने फिर कहा कि छुन्नू के पास नहीं हुई तो वह कहाँ से देगा। अब आप देख सकते हैं कि संवाद के अंतर्गत पिता ही उसके मुंह में शब्द डाल रहे हैं कि पतंग वाले के पास दी है, छुन्नू को दी है, मिठाई लेने के लिए कहा था, कैसे कहा था, कहाँ से मिली थी, कहाँ से उठाई थी, सब कुछ बच्चा हाँ पे हाँ करता चला जाता है। लेकिन उसके दिमाग में एक बात अटकी हुई है कि उसको पता है छुन्नू के पास नहीं है। तो छुन्नू के पास ले जाने के लिए, उससे लाने के लिए जब कहा जाता है तो आशुतोष कहता है कि अगर उसके पास नहीं हुई तो वो कहाँ से देगा। ये बात पिता समझ ही नहीं पा रहे हैं। वह जानना नहीं चाहता था। उसने फिर कहा कि छुन्नू के पास नहीं हुई तो वह कहाँ से देगा। मुझे उसकी जिद बुरी मालूम हुई। मैंने कहा कि तो कहीं तुमने उसे गाड़ दिया है, क्या किया है, बोलते क्यों नहीं। वह मेरी ओर देखता रहा और कुछ नहीं बोला। मैंने कहा कुछ कहते क्यों नहीं हो। वह गुमसुम रह गया और नहीं बोला। मैंने डपट कर कहा कि जाओ, जहां हो वहीं से पाजेब लेकर आओ। जब वह अपनी जगह से नहीं उठा और नहीं गया तो मैंने उसे कान पकड़कर उठाया। कहा कि सुनते हो, जाओ पाजेब लेकर आओ, नहीं तो घर में तुम्हारा कोई काम नहीं। उस तरह उठाया जाकर, जिस तरह से मैंने उसको उठाया जाकर वह उठ गया और कमरे से बाहर निकल गया। निकलकर बरामदे के कोने से रूठा हुआ मुंह बनाकर खड़ा रह गया। मुझे बड़ा क्षोभ हो रहा था। ये लड़का सच बोलकर अब किस बात से घबरा जाता है, यह मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैंने बाहर जाकर जरा धीरे से कहा कि जाओ भाई, जाकर छुन्नू के से कहते क्यों नहीं। पहले तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, और जवाब दिया तो बार बार कहने लगा कि चुन्नू के पास नहीं हुई तो वह कहां से देगा। मैंने कहा कि जितने में उसने बेची होगी वह दाम दे देंगे, समझे ना। जाओ, तुम कहो तो। चुन्नू की माँ तो कह रही है कि उसका लड़का ऐसा काम नहीं कर सकता, उसने पाजेब नहीं देखी। जिस पर आशुतोष की माँ ने कहा कि नहीं, तुम्हारा जुनू झूठ बोलता है,
क्यों रे आशुतोष, तैने दी थी ना? आशुतोष ने धीरे से कहा कि हाँ दी थी। दूसरी ओर से छुन्नू बढ़कर आया और हाथ फटकार कर बोला कि मुझे नहीं दी। क्यों रे, मुझे कब दी थी? आशुतोष ने जिद बांधकर कहा कि दी तो थी, कह दो नहीं दी थी। ये बच्चे का मनोविज्ञान है, जो अपनी बात पर, झूठी बात पर अड़ा हुआ है। और चुन्नू कह रहा है कि मुझे कब दी थी, लेकिन आशुतोष अपनी बात को सच सिद्ध करना चाहता है। नतीजा यह हुआ कि छुन्नू की माँ ने छुन्नू को खूब पीटा और खुद भी रोने लगी। कहती जाती थी कि हाय रे, अब हम चोर हो गए, ये कुलच्छनी औलाद जाने कब मिटेगी। बात दूर तक फैल चली। पड़ोस की स्त्रियों में पवन पड़ने लगी। सब लोग एक तरह से हवाई बातें करने लगी और श्रीमती ने घर लौटकर कहा कि छुन्नू और उसकी माँ दोनों एक से हैं। मैंने कहा कि तुमने तेजा तेजी क्यों कर डाली, इतना क्यों गर्मा गर्मी कर डाली? ऐसी कोई बात भला कभी सुलझती है? ऐसे कोई बात नहीं सुलझती। बोली कि हाँ मैं तेज बोलती हूँ। अब जाओ ना, तुम्हें उनके पास से पाजेब निकाल कर लाते क्यों नहीं? तब जानू जब पाजेब निकलवा लो उनसे। मैंने कहा कि पाजेब से बढ़कर शांति है, और अशांति से तो पाजेब मिल नहीं जाएगी। श्रीमती बुदबुदाती हुई नाराज होकर मेरे सामने से चली गई। थोड़ी देर बाद छुन्नू की माँ हमारे घर आई। श्रीमती उन्हें लाई थी। अब उनके बीच गर्मी नहीं थी। उन्होंने मेरे सामने आकर कहा कि छुन्नू तो पाजेब के लिए इनकार करता है, वो तो मना कर रहा है कि उसके पास नहीं है। पाजेब कितने की थी मैं उसके दाम भर सकती हूँ, अगर मेरे बच्चे ने चुराई है तो मैं उसके दाम भर सकती हूँ। मैंने कहा ये आप क्या कहती हैं, बच्चे बच्चे हैं। आपने छुन्नू से सहूलियत से पूछा भी है? उन्होंने उसी समय छुन्नू को बुलाकर मेरे सामने खड़ा कर दिया। कहा कि क्यों रे, बता, बता क्यों नहीं देता जो तैने पाजेब देखी है तो? छुन्नू ने जोर से सिर हिला हिलाकर इनकार किया। उसने पाजेब नहीं ली थी और बताया कि पाजेब आशुतोष के हाथ में मैंने देखी थी और वह पतंग वाले को दे आया। उसने एक नई कहानी कर दी। मैंने खूब देखी थी, वह चांदी की थी। बार बार कह रहा था कि मैंने देखी है। तुम्हें ठीक मालूम है? हाँ, वह मुझसे कह रहा था कि तू भी चल, पतंग लाएंगे। पाजेब कितनी बड़ी थी बताओ? चुन्नू ने उसका आकार बताया जो ठीक ही ठाक लगा। मैंने उसकी माँ की तरफ देखकर कहा कि देखिए ना, पहले यही कहता था कि मैंने पाजेब देखी तक नहीं। अब पहले तो ये कह रहा था कि मैंने पाजेब देखी तक नहीं, अब कह रहा है कि आशुतोष ने पतंग वाले को दी है। अब कहता है कि देखी है। माँ ने मेरे सामने छुन्नू को खींचकर तभी धम धम पीटना शुरू कर दिया। कहा कि क्यों रे, झूठ बोलता है, तेरी चमड़ी न उधेड़ी तो मैं नहीं। मैंने बीच बचाव करवा छुन्नू को बचाया। वह शहीद की भांति पिटता रहा, रोया बिल्कुल नहीं था और एक कोने में खड़े आशुतोष को जाने किस भाव से देख रहा था। अपने दोस्त को इस भाव से देख रहा था कि जैसे क्या कह दे उसको वो। अ, खैर मैंने सबको छुट्टी दी, कहा कि जाओ बेटा छुन्नू खेलो। उसकी माँ को कहा कि आप उसे मारिएगा नहीं, और पाजेब ऐसी कोई बड़ी चीज तो है नहीं जिसके लिए बच्चे को मारा पीटा जाए। छुन्नू चला गया। तब उसकी माँ ने पूछा कि आप उसे कसूरवार समझते हो? मैंने कहा कि मालूम तो होता है कि उसे कुछ पता है और वह मामले में शामिल है। पिता भी कहते हैं कि मुझे लगता है कि छुन्नू भी इसमें शामिल है। इस पर छुन्नू की माँ ने पास बैठी हुई मेरी पत्नी से कहा, चलो बहन जी, मैं तुम्हें अपना सारा घर दिखाई देती हूँ, एक एक चीज देख लो, होगी पाजेब तो जाएगी कहाँ? मैंने कहा छोड़िए भी, बेबात की बात बढ़ाने में क्या फायदा है। सो ज्यों त्यों मैंने उन्हें दिलासा दे दिया, नहीं तो वे छुन्नू को पीट पीट कर हाल बेहाल कर डालने का प्रण ही उठा रखी थी कि वो जैसे मार ही डालेगी उसको। कुलच्छनी, आज उसी धरती में नहीं गाड़ दिया तो मेरा नाम नहीं। खैर जिस तिस भांति बखेड़ा टला, जैसे टल गया, और मैं झंझट में दफ्तर समय पर नहीं जा पाया। जाते वक्त श्रीमती जी को कह गया कि देखो आशुतोष को धमकाना मत, प्यार से सारी बातें पूछना, धमकाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं और हाथ कुछ नहीं आता, समझी ना? शाम को दफ्तर से लौटा तो श्रीमती ने सूचना दी कि आशुतोष ने सब बतला दिया है।
11 आने पैसे में पाजे पतंग वाले को दे दी उसने। उसने कहानी बनाई कि 11 आने पैसे में पाजे उसने पतंग वाले को दे दी है। पैसे उसने थोड़े-थोड़े करके देने को कहा है। 5 आने जो दिए वह छुन्नू के पास है। इस तरह रत्ती-रत्ती बात उसने बता दी है। आशुतोष ने एक नई कहानी गढ़ दी। कहने लगी कि मैंने बड़े प्यार से पूछ-पूछ कर यह सब उसके पेट से निकलवाया है। मतलब अपनी बहादुरी समझ रही थी माँ कि मुझे ही सच बताया है इसने। 2-3 घंटे में मैं मगज मारती रही। हाय राम! बच्चे का भी क्या जी होता है? बच्चे का मनोविज्ञान कैसा होता है? मैं सुनकर खुश हुआ। मैंने कहा कि चलो अच्छा है। अब 5 आने भेजकर पाजेब माँग लेंगे। 5 आने भेज देंगे, पाजेब वापस ले लेंगे पतंग वाले से। लेकिन ये पतंग वाला भी कितना बदमाश है। बच्चों के हाथ से ऐसी चीज़ें लेता है, उसे पुलिस में देना चाहिए। उचक्का कहीं का। फिर मैंने पूछा कि आशुतोष कहाँ है? उन्होंने बताया कि बाहर ही कहीं खेल-खाल रहा होगा। मैंने कहा कि बंसी नौकर को कहा कि बंसी जाकर उसे बुला के लेके आओ। बंसी गया और उसने आकर कहा कि वह अभी आते हैं। क्या कर रहा है? छुन्नू के साथ गिल्ली डंडा खेल रहा है। अभी तो झगड़ा हुआ था, लेकिन दोनों बच्चे खेल रहे हैं आपस में। थोड़ी देर में आशुतोष आया, तब मैंने उसे गोद में लेकर प्यार किया। आते-आते उसका चेहरा उदास हो गया। जब दोबारा पिता के पास आया तो उसको फिर लगा कि अब फिर मुझसे पूछताछ होगी। अभी तो हम इससे निपटे ही थे और गोद में लेने पर भी वह विशेष प्रसन्न नहीं मालूम पड़ रहा था। उसकी माँ ने खुश होकर कहा कि हमारे आशुतोष ने सब बातें अपने आप पूरी-पूरी बता दी हैं। हमारा आशुतोष बड़ा सच्चा लड़का है। आशुतोष मेरी गोद में टिका रहा, लेकिन अपनी बड़ाई सुनकर भी उसे कुछ खुशी नहीं हो रही थी। मैंने कहा कि आओ चलो, अब क्या बात है? क्यों हज़रत, तुमको 5 ही आने तो मिले हैं ना? हम से 5 आने माँग लेते तो क्या हम देते नहीं तुम्हें पतंग के लिए? सुना, अब से ऐसा मत करना। पैसे चाहिए हो तो हमसे ले लेना। कमरे में ले जाकर मैंने उससे फिर पूछताछ की। अभी भी पिता नहीं मान रहे थे। फिर दोबारा से पूछताछ करने के लिए उसे कमरे में ले गए। क्यों बेटा? पतंग वाले ने 5 आने तुम्हें दिए हैं ना? हाँ। और वह छुन्नू के पास है ना? हाँ। अभी तो उसके पास होंगे नहीं? नहीं। पाँचों अबू खर्च कर पिता दिए? बोलते हैं कि बताओ पैसे नहीं। कैसे थे? नहीं खर्च किए? हाँ। खर्च किए कि नहीं खर्च किए? उस ओर से प्रश्न करने पर मैं मेरी ओर देखता रहा। उत्तर नहीं दिया। बताओ खर्च कर दिए कि अभी हैं? जवाब में तुमने उसने क्यों नहीं एक लिए? बार हाँ वह कहा चुप। तो दूसरी बार ना कहा। मैंने कहा कि तो यह क्यों नहीं कहते कि तुम्हें नहीं मालूम है? तुम कभी हाँ कह रहे हो, कभी ना कह रहे हो। वो कहता है हाँ। बेटा मालूम है ना? हाँ। पतंग वाले से पैसे छुन्नू ने लिए हैं ना? कहता है हाँ। तुमने क्यों नहीं लिए? क्योंकि पाजेब तुम्हारी थी ना? तुमने क्यों नहीं लिए? छुन्नू ने क्यों लिए 5 आने? पाँचों इकन्नी वह चुप। थी या दुअन्नी थी और पैसे भी थे? वह चुप। उसे पता ही नहीं कुछ भी। बतलाते क्यों नहीं हो? चुप। इकन्नियाँ कितनी थी बोलो? ये बताओ कि पैसे में कितनी इकन्नियाँ थी, कितनी दुअन्नियाँ थी? 2। बाकी पैसे थे। मतलब 2 इकन्नियाँ थी और बाकी पैसे थे। हाँ। दुअन्नी नहीं थी क्या उसमें? हाँ। दुअन्नी थी? कहता हाँ। मुझे क्रोध आने लगा। झपट कर डपट कर कहा कि सच क्यों नहीं बोलते हो जी? सच तो बताओ। कितनी इकन्नियाँ थी और कितना क्या था? वह गुमसुम खड़ा रहा। कुछ नहीं बोला। बोलते क्यों नहीं? वह नहीं बोला। सुनते हो? बोलो। नहीं तो? आशुतोष डर गया और कुछ नहीं बोला। सुनते नहीं मैं क्या कह रहा हूं? इस बार भी वह नहीं बोला और मैंने पकड़कर उसके कान खींच दिए। वह बिना आंसू लिए गुमसुम खड़ा रहा। अब भी नहीं बोलोगे? वह डर के मारे पीला हो आया, लेकिन बोल नहीं सका और मैंने जोर से बुलाया, बंसी, यहां आओ, इसको लेकर कोठरी में बंद कर दो। बंसी नौकर उसे उठाकर ले गया और कोठरी में बंद कर दिया।
10 मिनट बाद मैंने फिर उसे पास बुलाया। उसका मुंह सूजा हुआ था, बिना कुछ बोले उसके होंठ हिल रहे थे। कोठरी में बंद होकर भी वह रोया नहीं। मैंने कहा, क्यों रे, अब तो अकल आई? वह सुनता हुआ गुमसुम खड़ा रहा। अच्छा, पतंग वाला कौन सा है? दाई तरफ का, वह चौराहे वाला? उसने कुछ होठों में ही बड़बड़ा दिया, साफ साफ कुछ कहा ही नहीं उसने, जिसे मैं कुछ समझ ही नहीं सका। वह चौराहे वाला, बोलो। हाँ। देखो, अपने चाचा के साथ चले जाओ, बता देना कि कौन सा है, फिर उसे स्वयं भुगत लेंगे, समझते हो ना? ये कहकर मैंने अपने भाई को बुलवाया। तब बात समझा कर कहा, देखो, सारी बात समझाई उसको, कहा कि देखो, 5 आने के पैसे ले जाओ, पहले तुम दूर रहना। आशुतोष पैसे लेके जाके उसे देगा और अपनी पाजेब मांगेगा। अव्वल तो वह पाजेब लौटा ही देगा, नहीं तो उसे डांटना और कहना कि तुझे पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा। बच्चों से माल ठगता है, समझे? नरमी की कोई जरूरत नहीं है अगर वो ना दे तो। और आशुतोष, अब जाओ, अपने चाचा के साथ जाओ। वे अपनी जगह पर खड़ा था, सुनकर भी टस से मस होता दिखाई नहीं दे रहा था। बच्चा हिल ही नहीं रहा है जाने के लिए। नहीं जाओगे? उसने सिर हिला दिया कि नहीं जाऊंगा। मैंने तब उसे समझाकर कहा कि भैया, घर की चीज है, दाम लगे हैं, भला 5 आने में रुपयों का माल किसी के हाथ खो दोगे? जाओ, चाचा के संग जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहना पड़ेगा। हाँ, पैसे दे देना और अपनी चीज वापस मांग लेना। दे दे, नहीं दे, नहीं दे, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, तुम्हें बस वही काम करना है। सच है ना बेटे, अब जाओ। पर वह जाने को तैयार ही नहीं हुआ। मुझे लड़के की गुस्ताखी पर बड़ा गुस्सा मालूम हुआ। बोलो, इसमें क्या बात है? इसमें बात क्या है कि नहीं जाने वाली बात? इसमें मुश्किल कहाँ है? समझा कर बात कर रहे हैं, सो समझता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। मैंने कहा कि क्यों रे, नहीं जाएगा? उसने फिर सिर हिला दिया कि नहीं जाऊंगा। मैंने कहा, अपने छोटे भाई को बुलाया, कहा, प्रकाश, इसे पकड़ कर ले जाओ। प्रकाश ने उसे पकड़ा और आशुतोष अपने हाथ पैरों से उसका प्रतिकार करने लगा। वह साथ जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि उसने उसको नहीं दिया है। मैंने अपने ऊपर बहुत जब्र करके फिर आशुतोष को पुचकार कर कहा कि जाओ भाई, डरो नहीं, अपनी चीज घर में आएगी, इतनी सी बात समझते नहीं? प्रकाश, इसे गोदी में लेकर जाओ और जो चीज मांगे उसे दिला देना, मतलब कि जो भी चीज को खाने पीने की जो भी चीज मांगता हो या जो भी उसे खिलौना चाहिए हो, जो भी हो उसे दिलवा देना आज उसे। जाओ भाई आशुतोष। फिर उसका मुंह फूला हुआ था, मुंह सूजा हुआ था। जैसे बहुत समझाने पर मैं प्रकाश के साथ चला तो गया, ऐसे चला मानो पैर उठाना उसे भारी मालूम हो रहा हो। 8 बरस का ये लड़का होने को आया और देखो, न किसी की बात की समझ है, न ही किसी की बात मान रहा है। मुझे जो गुस्सा आया तो क्या बतलाऊं, लेकिन यह याद करके कि गुस्से से बच्चे संभलने की बजाय बिगड़ जाते हैं। मैं अपने बात को दबाता चला, अपने मन को दबाता चलता चला गया। खैर, वह गया तो मैंने चैन की सांस ली कि अब चला गया है। लेकिन देखता हूँ क्या कि कुछ देर में प्रकाश लौट आया है। मैंने पूछा, क्यों? बोला कि आशुतोष भाग आया है। मैंने कहा कि अब वह कहाँ है, जाओ पकड़ कर तो लाओ। वह पकड़ा हुआ आया। मैंने कहा, क्यों रे, तू शरारत से बाज नहीं आएगा? बोला, जाएगा कि नहीं? वह नहीं बोला तो मैंने कस कर उसे 2 चांटे लगा दिए। थप्पड़ लगते ही वह एकदम चीखा और फौरन चुप हो गया। वह जैसे ही मेरे सामने खड़ा रहा, वैसे ही मेरे सामने खड़ा रहा। मैंने उसे देखकर मारे गुस्से से कहा कि ले जाओ इसे मेरे सामने से, जाकर कोठरी में बंद कर दो, दुष्ट। इस बार वह आधे घंटे बंद रहा। मुझे ख्याल आया कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, मन में तो आ रहा था कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे कि दूसरा रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था। मार पीट कर मन को ठिकाना देने की आदत पड़ गई है हम सबको, और कुछ अभ्यास नहीं था। खैर, मैंने इस बीच प्रकाश को कहा कि तुम दोनों पतंग वाले के पास जाओ,
मालूम करना कि किसने पाजेब ली है, होशियारी से मालूम करना, मालूम होने पर सख्ती करना, मुरब्बत की जरूरत नहीं है, समझे। प्रकाश गया और लौटने पर बताया कि किसी के पास पाजेब नहीं है। सुनकर मैं झल्ला आया कि तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, जरा सी बात नहीं हुई, तुमसे क्या उम्मीद रखी जाए। वे अपनी सफाई देने लगा। मैंने कहा बस तुम जाओ। प्रकाश मेरा बहुत लिहाज मानता था। वह मुंह डालकर चला गया। कोठरी खुलवाने पर आशुतोष को फर्श पर सोता पाया गया। उसके चेहरे पर अब भी आंसू नहीं थे। सच पूछो तो मुझे उस समय बालक पर करुणा हुई। लेकिन आदमी में एक ही साथ जाने क्या क्या विरोधी भाव उठ जाते हैं। मैंने उसे जगाया, वह हड़बड़ाकर उठा। मैंने कहा कहो क्या हालत है। थोड़ी देर तक वह कुछ समझा ही नहीं। फिर शायद पिछला सिलसिला उसको याद आया कि जो पीछे से बात चल रही थी, जो कि जिसके लिए उसकी पिटाई हुई थी। झट उसके चेहरे पर वही जिद, अकड़ और प्रतिरोध के भाव दिखाई देने लगे। मैंने कहा कि या तो राजी राजी चले जाओ, नहीं तो इस कोठरी में फिर बंद कर देते हैं। तुम जाओ पतंग वाले के पास, उससे लेकर के आओ पाजेब। आशुतोष पर इसका विशेष प्रभाव पड़ा हो ऐसा मुझे में लगा ही नहीं। खैर उसे पकड़ कर लाया और समझाने लगा। मैंने निकाल कर उसे 1 रुपया दिया और कहा बेटा इसे पतंग वाले को दे देना और पाजेब मंगवा लेना। कोई घबराने की बात नहीं, तुम तो समझदार लड़के हो ना। उसने कहा कि जो पाजेब उसके पास नहीं हुई तो वे कहाँ से देगा। इसका क्या मतलब? तुमने कहा था ना कि 5 आने में पाजेब दी है। ना हो छुन्नू को भी साथ ले लेना, समझे। वह चुप हो गया। आखिर समझाने पर जाने को तैयार हुआ। मैंने प्रेम पूर्वक उसे प्रकाश के साथ जाने को कहा। उसका मुंह भारी देखकर डांटने वाला ही था कि इतने में सामने से उसकी बुआ आती हुई दिखाई दी। जब मैं उसको डांटने वाला था, इतने में देखा कि बुआ सामने से आ रही है। आशुतोष का चेहरा रूठा ही रहा। मैंने बुआ से कहा कि उसे रोको मत, जाने दो। आशुतोष रुकने को बेचैन था, उद्यत था कि मैं रुक जाता हूँ। वह चलने में आनाकानी दिखाने लगा। बुआ ने पूछा क्या बात है। बुआ को पता ही नहीं है क्या बात है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जाने दो ना उसे। पर आशुतोष मचलने पर आ गया कि मैं नहीं जाऊंगा। मैंने डांट कर कहा प्रकाश इसे ले क्यों नहीं जाते हो। बुआ ने कहा कि बात क्या है, क्या बात है। मैंने पुकारा तू बंसी भी साथ जा। बीच से ना लौटने पाई, वापस भाग के ना आने पाए। सो मेरे आदेश पर दोनों आशुतोष को जबरदस्ती उठाकर सामने से ले गए। बुआ ने कहा क्यों उसे सता रहे हो। मैंने कहा कुछ नहीं, जरा यूं ही। फिर मैं उनके साथ इधर उधर की बातें ले बैठा। राजनीति राष्ट्र की नहीं होती, मोहल्ले की भी राजनीति होती है। यह भार स्त्रियों पर टिकता है। कहाँ क्या हुआ, क्या होना चाहिए इत्यादि चर्चा स्त्रियों को लेकर रंग फैलाती है। इसी प्रकार कुछ बातें हुई। फिर छोटा सा बक्सा सरका कर बोली इनमें वह कागज है जो तुमने मांगे थे। और कहा, यह कहकर उन्होंने अपनी बास्केट की जेब से हाथ डालकर पाजेब निकालकर मेरे सामने रख दी, जैसे सामने बिच्छू रख दिया हो। मैं भयभीत भाव से कह उठा, यह क्या है। बोली उस रोज जब मैं जा रही थी ना वापस, उस रोज भूल से यह एक पाजेब मेरे साथ चली गई थी। और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है कि बुआ के पास भूल से वो पाजेब चली गई थी और उस पाजेब के ना मिलने पर एक परिवार अपने बालक के साथ कैसा व्यवहार करता है, किस प्रकार के घटनाक्रम पूरी कहानी में चलता है। और आशुतोष का मनोविज्ञान देखते ही बनता है कि एक बच्चा असहाय की स्थिति में सारी बात मानता चला जाता है और स्वीकार कर लेता है कि चोरी उसी ने की है और दोस्त को दी है। बार बार बात बदलता है। ये हमारे बच्चों का मनोविज्ञान है और माता पिता का जो एक दृष्टिकोण है सोचने का अपने घर की घटनाक्रमों को लेकर के, उस पर ये कहानी बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रकाश डालती है। तो ये थी कहानी पाजेब, जिसका पाठ मैंने किया। अब यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।